हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ चीजें सही चल रही होंगी। हम आपके लेके आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 242। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा था। अगर उसे नहीं देखा है तो जरूर देखना। हम तब भी चलो उसका रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली पिछला पूरा एपिसोड फोकस करता है उन पपेट्स के ऊपर जो घोस्ट मून वेल के अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर मौजूद थे। इनमें से 10 होते हैं पीक दोधी लेवल के पपेट्स और एक दोशियान का। जियान उन दोधी लेवल के पपेट से डील करता है फॉर्मेशन का यूज करके। वैसे अगर वो उन पपेट को सबड्यू कर पाता तो जियान के पास अच्छी फोर्स होती। अफसोस की बात है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती है। फिर एंड में जाके वो चिंगवेन और चिंगर के साथ उस दोशियान लेवल के पपेट को भी खत्म कर देता है। इस पपेट के अंदर से 2 गोलियां बाहर आती हैं। ये होती पपेट कॉर्ड्स पिल। चिंगवेन बताता है कि इनका इस्तेमाल करके पीक दोधी दोशियान में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सो या इनमें से एक दे दी गई थी जियान को और दूसरी थी चिंगवेन के पास। अब क्योंकि इस हॉल के गार्डियन को हरा दिया गया है, अगला टास्क होता है यहाँ पे खजाने को ढूंढने का। चलो हम आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जैसे एपिसोड की शुरुआत होती है सुनाई देती है जियान की आवाज। वो दोनों भाई बहनों को चेतावनी देता है, ध्यान रखना हम शुरुआत में कुछ भी छुएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई हिडन मैकेनिज्म हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ मिल भी जाता है तो उसे अप्रोच मत करना, हम उसे साथ में एक्सप्लोर करेंगे। जवाब में चिंगर और चिंगवेन दोनों नोट करते हैं। फिर हॉल को 3 हिस्सों में बांट के अपनी अपनी जगह पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। जियान भी फाइनली इस हॉल के पूरे नजारे को देखता है। वो कहता है जगह सच में ग्रैंड है। ये हॉल एकदम स्क्वायर शेप में था और इसकी चौड़ाई हजारों मीटर तक फैली थी। जियान एक दिशा की तरफ आगे बढ़ती है, बोलता है बाय द वे उन 10 दोधी पपेट्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। उसने सेंस किया होता है कि उन दोधी पपेट्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। लगता है इनका कंट्रोल उस दोशियान पपेट के पास होगा जो कि यहाँ के एल्केमिस्ट का मास्टरपीस था। जब जियान कुछ छोड़ देता सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाता है। वो कहता है जाने दो, चलो पहले इस हॉल को एक्सप्लोर किया जाए। उसकी सोल पावर इस पूरे हॉल में फैल जाती है। जैसे अगर चिंगर और चिंगवेन खतरे में आते हैं तो वो एक्शन ले पाए। तभी उसकी नजरों में गए थे वो कर्टन्स जो हॉल के बीच में एकदम राउंड फॉर्मेशन में रखे हुए थे। जियान कहता है कर्टन्स आखिर इस तरीके से क्यों रखे गए हैं? क्या ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जियान अपने ऑरे को कंट्रोल करते हुए बड़ी आसानी से इन कर्टन्स के बीच में से निकल जाता है। इनमें से हर एक कर्टन करीब 10 मीटर ऊंचा था। ये हॉल की बीच की जगह को इस तरीके से घेर रहे थे जिसकी वजह से बाहर से अंदर की चीजों को देखा नहीं जा सकता था। इस पल जियान हॉल के सेंटर में पहुंचा होता है। हम उसे वहीं पे थमते हुए देखते हैं। उसकी नजरें टिक गई होती हैं सामने के सीन की तरफ। उसके सामने की जमीन नीचे धसी हुई थी। अगर वो जानबूझ के एफर्ट लगा के यहाँ तक नहीं पहुंचा होता तो बाहर से उस नजारे को बिल्कुल नहीं देख पाता। और तो जियान के सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसे यहाँ बहुत अजीब फील हो रहा होता है। जियान अपनी सोल पावर का यूज करके इस जगह को बहुत ध्यान से सेंस करने लगा था। इस हॉल के बीच की वो धसी हुई जमीन नीचे की तरफ सीढ़ियों से होकर जाती थी। लेकिन बात ऐसी होती है कि जियान को नीचे का मामला एकदम खाली दिखाई देता है। ये काफी अनयूजुअल होता है। वो भौं से कूद के पास से एक पत्थर को उठाता है। इसमें अपनी दुखी को भेजने के बाद वो इसे जमीन के निचले एरिया की तरफ भेज देता है। किसी भी जाल में न फंसने का सबसे अच्छा तरीका था। अगर यहाँ कोई मैकेनिज्म हुआ तो इसे वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। सुनाई देती है क्लैटर की आवाज। वो पत्थर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जमीन पे पड़ा रह गया था। जियान की भौं और से कूद जाती है। वो कहता है एक इल्यूजन। समय और बीतता है, शांति बरकरार रहती है। अंत में जाके जब उसे कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं होता वो अपने सर को हिला के बोलता है जाने दो, चलो तब तक बाकी चीजों को चेक किया जाए। ये कहकर वो कर्टन्स के बीच में से होके बाहर आ गया था। लेकिन जियान का फिगर यहाँ से जस्ट गायब भी हुआ था तभी वो पत्थर हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देता है। उसकी जमीन के नीचे हल्का सा क्रैक बना था जो चुपचाप से पत्थर को निगल लेती है। जब जियान वापस से अपने टीम मेंबर से मिलता है वो पूछता है कैसा रहा, क्या तुम्हें कुछ मिला? चिंगर कहती है एल्केमी हॉल बहुत अजीब है। हमने इसके कोने कोने को तलाश लिया लेकिन हमें कोई भी मेजर पीस नहीं मिली। हालांकि जगह जगह पे गोल्ड और सिल्वर ट्रेजर्स मौजूद हैं। चिंगवेन भी नोट करके बोलता है चिंगर सही कह रही है, मुझे भी यहाँ चीजें अनयूजुअल लग रही हैं। यहाँ जरूर कोई छिपा हुआ मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी जियान बोलता है मुझे कुछ मिला है। चिंगवेन कहता है क्या? जियान इन्हें अपने पीछे आने के लिए बोलता है। वो इन्हें लेके आता है कर्टन्स के पास। लेकिन कर्टन्स को देख के चिंगर को कुछ अजीब नहीं लगता लेकिन चिंगवेन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो शौक से भरी आवाज में कहता है ये 12 कर्टन्स ऑफ वर्शिप हैं। जियान और चिंगर कंफ्यूज नजरों के साथ एक दूसरे को देखते हैं। साफ तौर पर इनके बारे में किसी को पता नहीं था। ये देखे चिंगवेन अपने सर को हिला के एक्सप्लेन करता है ये सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये 12 कर्टन्स ऑफ वर्शिप एक ऐसा तरीका है जिनका इस्तेमाल करके हाई लेवल के एल्केमिस्ट अपनी चीजों को छिपाया करते थे। इन कर्टन्स के अंदर वो पावरफुल एनर्जी छिपी रहती है जो दुश्मनों को निस्तर नाबूद कर सकती है। तभी जियान आगे की तरफ इशारा करके बोलते हैं और उस धसी हुई जमीन के बारे में क्या? नीचे देख के चिंगवेन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है यहाँ जरूर कोई मिस्ट्री है। एक बार फिर से
से उसकी नजरें उन मैसिव कर्टन्स के ऊपर गई थी। जब जियान उसे फॉलो करता है तो उसे समझ में आता है कि कर्टन्स क्यों अलग हैं। वो कहता है कर्टन्स इनके बारे में कुछ सही नहीं है। जहाँ पे नॉर्मल कर्टन्स छोटे मुंह और बड़े पेट वाले होते थे जैसे अंदर चीजों को रिफाइन किया जा सके, वहीं पे इन कर्टन्स के मुंह बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन पे नक्काशी करी गई थी डरावने चेहरे की। इन 12 कर्टन्स के वो डरावने चेहरे बीचों बीच की उस धसी हुई जमीन की तरफ देख रहे होते हैं। चिंग वैन को सोच के बोलता है अगर हम इन कर्टन्स को बंद कर देते हैं तो लगता है यहाँ के रहस्य भी अपने आप ही खुल जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देख के फाइनली नोट किया था। ये फटाक से सारे कर्टन्स के ढक्कन लगाने लगे थे। क्लैंग 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 की आवाजें। अंत में जाके बचा होता है बस एक कर्टन। जियान बोलता है ध्यान से। चिंग वैन नोट करके अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस आखिरी ढक्कन को भी लगा देता है। जिस मोमेंट में सारे कर्टन सील करे जाते हैं एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उस नीचे की धसी हुई जमीन में से कुछ वू की आवाजों के साथ सफेद रंग का धुआं निकलने लगा था। ये मिस्ट तेजी से घूमना शुरू कर देती है। एट द सेम टाइम कुछ क्लैंग क्लैंग कड़कड़ की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि मैकेनिज्म खुल रहा हो। ये आवाजें तीनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। जब फाइनली वो मिस्ट शांत होती है गहराइयों में से एक स्केलेटन बाहर आया था। इसे देख के चिंग वैन अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है। वो कहता है ये इविल मेडिसिन मास्टर है। ये शब्द जियान के दिल में भी थंडर की तरह गूंजे थे। खुद को पूछने से रोक नहीं पाता कि एक इविल अल्केमिस्ट होता क्या है। इस पर नीचे धसी हुई जमीन में से बाहर आने वाला वो स्केलेटन एक सिल्वरी सीट के ऊपर बैठा हुआ था और जियान जिसकी यहाँ पे सोल पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो इसमें से असली ऑमनस फीलिंग को सेंस कर पाता है। चिंग वैन एक्सप्लेन करता है कि इविल अल्केमिस्ट वो होता है जो फायदा करने वाली मेडिसिन पिल्स को नहीं बल्कि डार्क मेथड्स का इस्तेमाल करके बहुत ही डेंजरस पॉइजन्स को बनाता है। इस जानकारी की वजह से जियान की आंखें डार्क होने लगी थी। चिंगर कहती है तभी मैं कहूँ मुझे इस हॉल में खाली बोतल्स क्यों मिली, लगता है बाहर कुछ वैल्यूबल नहीं रखा गया। चिंगर की बात को सुन के जियान के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हुए थे। वो कहता है क्या वो पीक दोधी पपेट्स जिन्हें मैंने कुछ समय पहले खत्म किया है वो इन मेडिसिन पिल्स की वजह से ऐसे हुए थे। अगर जियान सही गैस कर रहा था तो यहाँ पे आने वाले लोगों ने उन पिल्स को पहले पाके अपने आप को लकी समझा होगा, लेकिन जब वो इन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो बन जाते हैं इस जगह के प्रोटेक्टर्स। जियान और चिंग वैन के चेहरों पर ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन को देख के चिंगर हंस के बोलती है लेकिन अब हम परेशानियों से पहले डील कर चुके हैं तो क्या हमें अभी डरने की जरूरत है। चिंग वैन बॉय से कोड के बोलता है चिंगर तुम समझती नहीं हो, एक इविल अल्केमिस्ट के मेथड्स बहुत सिनिस्टर होते हैं, खासकर जैसा एक ग्रैंड हॉल है। साफ तौर पे इस अल्केमिस्ट का स्टेटस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा। वो हड्डी के ढांचे की तरफ आंखें नैरो करके बोलता है भले अल्केमिस्ट मर चुका हो तब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और खतरे मौजूद हैं। उस हड्डी के ढांचे को देख के जियान की आंखें भी फ्लिकर होती है। वो बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ अजीब फील हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियान ने अपनी सोल पावर का यूज करके उस हड्डी के ढांचे में कुछ वाइब्रेशंस महसूस कर रही थी। हालांकि चिंग वैन की सोल पावर जियान जैसी नहीं थी लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स भी बहुत पैनी होती हैं। वो भी इन मूवमेंट्स को सेंस कर लेता है। चिंग वैन कहता है क्या बुड्ढा भी मरा नहीं है। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है इम्पॉसिबल। इस हड्डी के ढांचे की तरफ जैसा डेथली ऑरा फैला हुआ है वो इसकी कंडीशन के बारे में बता रहा है। चिंग वैन कहता है तो मैं क्या फील कर रहा हूँ। जियान भी अलर्ट हो चुका था। पफ की आवाज के साथ एक होली फ्लेम का क्लस्टर अपीयर होता है। जियान कहता है चलो हम पता लगाते हैं। एक इशारे पे आग का क्लस्टर जाता है सामने की तरफ। जैसे ही कांटेक्ट में आया था हड्डियों से उनमें से सफेद रंग का धुआं निकलना शुरू हो गया था। ये होली फ्लेम सिजल सिजल की आवाजों के साथ उस व्हाइट मिस्ट को भी जला के राख कर देती है। जियान कहता है अब हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चलो हम नीचे जाके सर्च करते हैं। अगर इस पहले इसमें कोई ट्रायर नहीं है तो वो नीचे होंगे। ये लोग एक दूसरे की तरफ नोट करके नीचे जाने लगते हैं। गूंजती हैं टैप 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 की आवाजें। ये सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाजें थी। 1 स्टेप 2 स्टेप 10 स्टेप 15 स्टेप फाइनली 20 स्टेप। जब ये इस सीढ़ी तक पहुंचे थे इसी पल इनके कान में एक स्क्वीक की आवाज गई थी। जब वो मुड़ते हैं इस आवाज की तरफ सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि अभी उस हड्डी के ढांचे की आंख नाक मुंह कानों में से भयानक लेवल के सफेद धुआं बाहर आ रहा होता है। फिर ये हवा में किसी इंसान की तरह खड़ा होता है। इसे देख के जियान का सर घूम गया था। आदमी उसकी बोलता है डैम इट। और तो इसमें से चिंग वैन को भी ऐसा सेंस हुआ था जिसे वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। एक और सेकंड को बर्बाद न करते हुए जियान चिंग और चिंग वैन को पकड़ के सीधा पीछे चला गया था। इसी पर क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ वो हड्डियों का ढांचा अपनी गर्दन उठाता है। वो मुड़ता है जियान की तरफ। ये लोग इससे पहले एक सेफ एरिया में पहुंच पाते उस कैरेक्टर ने अपनी हड्डी से हाथ को आगे बढ़ा दिया था। ये हवा को चीरने वाली एक पावरफुल फोर्स होती है जो बूमिंग आवाजें कर रही थी। जवाब में जियान निकालता है अपनी हैवी रोलर को। बैंग 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 के साउंड के साथ दोनों के बीच में कोलिजन होते हैं। इस टकरावट की वजह से जियान को करीब 7-8 कदम पीछे रहने पड़ते हैं और उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो डैमेज करके बोलता है ऐसी भयानक पावर मुझे लगता है जिंदा होने पे कम से कम 2 स्टार दोशान रहा होगा। अब ये 1 स्टार दोशान की पीक की स्ट्रेंथ को रखता है। इतना कहते कहते उसका
उसका ध्यान जाता है उस सीड के ऊपर जो एक हल्की सी सिल्वर एनर्जी को उस हड्डी के ढांचे के अंदर भेज रही थी। तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। वो कहते हैं ब्रदर चिंग, हमें इस सीड को तोड़ना होगा, ये हेजिटेशन का टाइम नहीं होता। चिंग वैन दांती मीस के नोट कर देता है। ये लोग एक के बाद एक अटैक की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। अटैक से सेवंथ लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, एंड ऑफ द क्लियर स्काई, ये भी पावरफुल फोर्स आगे बढ़ रही थी। इन्हें देख के वो हड्डियों को ढांचा सुसु की आवाजों के साथ हंसने लगता है। ये अटैक्स उस स्केलेटन के ऊपर नहीं करे गए थे, बल्कि बैंग 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 की आवाज के साथ उस सीट से टकराते हैं। लेकिन जियान की टीम के एक्सप्रेशन तब और खराब हो जाते हैं जब वो पाते हैं कि सीट का कुछ नहीं बिगड़ा। एक पीक वर्सेस दोशान के सामने जियान जानता था कि उसके जीतने का चांस नहीं है। ऑफ कोर्स अगर वो अपनी तीनों होली फ्लेम्स को कंबाइन नहीं करता है, लेकिन तभी दोनों के बीच में पावर गैप बहुत बड़ा होता है। वो जस्ट एक नया प्लान बनाने ही वाला था, तभी उसे सुनाई देती है सोल ईटर लॉर्ड की आवाज। वो कहते हैं लिटिल वन, तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल लाइफ और डेथ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूज करो प्योर होली फ्लेम पावर को। इस उनकी जियान की आंखें फ्लैश होती हैं और होली फ्लेम की प्योर पावर जाती है हैवी रूलर में। जब जियान का अगला अटैक बैम की आवाज के साथ सीट से टकराता है, अब तक एकदम मोशनलेस रहने वाली वो कुर्सी हल्की ट्रेम्बल होती है। फिर जैसे आग ने कागज को पकड़ लिया हो, जियान की फ्लेम इसके चारों तरफ लिपट जाती है। एंड में जाके सुनाई देती है कुछ बूम 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 की आवाजें। वो सिल्वर सीट कई फ्रेगमेंट्स में बट जाती है। जैसे सीट तबाह हुई थी, उस स्केलेटन के मुंह में से एक तेज चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। ऐसा लगता है इसकी हड्डियों में से वो शक्ति चली गई हो। ये कटकट की आवाजों के साथ नीचे गिरने लगी थी। अंत में जाके सब कुछ बिखर जाता है। ये देख के चिंग डिसबिलीफ के साथ बोलती है एक्चुअली में खत्म हो गया। लेकिन अभी जियान का ध्यान इसके ऊपर नहीं था, बल्कि उसे कुछ और दिखाई दिया था। जब मामला पूरी तरीके से साफ होता है, तीनों के सामने आए थे 3 एंशिएंट बॉक्सेस। ये होते हैं 3 एंशिएंट ट्रेजर चेस्ट, जिन्हें देख के जियान की आंखें ग्लो करने लगी होती हैं। अभी चिंगर पूछती है ब्रदर जियान, क्या आप दोनों ठीक हो? जियान नीचे पॉइंट करके बोलता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है नीचे कुछ मौजूद है। हालांकि उसने तीनों खजाने की तिजोरियों को देख लिया था, लेकिन वो इन्हें लेने के लिए तुरंत आगे नहीं बढ़ता। क्या पता कि उनके अंदर क्या छिपा हो। जियान की नजरों को फॉलो करते हुए उन 3 तिजोरियों को चिंगर और चिंगवैन भी देखते हैं। वो बिना हेजिटेशन के नीचे जाने का फैसला लेते हैं। जब उस धसी हुई जमीन से बाहर आई सीट फटी होती है। इसके एक्सप्लोजन ने काफी गहरा गड्ढा किया था और उसी में 3 बॉक्सेस होते हैं। चिंगवैन स्माइल के साथ बोलता है 3 ट्रेजर चेस्ट हम तीनों के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अंदर का सामान देखना होगा। आखिरकार ट्रेजर्स तभी ट्रेजर्स कहलाएंगे जब उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बात पे जियान एग्री करता है। ये ट्रेजर चेस्ट इतनी अच्छी तरीके से सील करे गए थे कि अपनी सोल पावर के साथ भी वो अंदर के मामले को सेंस नहीं कर पाता। तभी चिंगवैन अपने हाथ पे लाइफ और डेथ की पावर को इकट्ठा करके अपने सामने के ट्रेजर चेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिस पर उसके हाथ ने छुआ था उस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को कुछ मेटेलिक साउंड सुनाई देती है। चिंगवैन और भी एनर्जी को अंदर भेजता है, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी ट्रेजर चेस्ट ओपन नहीं हुआ था। वो फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है डैम इट, आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है? वे अभी जियान ने भी इनके अंदर से कुछ सेंस किया था। वो कहता है इन बक्सों के ऊपर कोई नॉर्मल सील नहीं है, बल्कि और भी बंदिशें हैं। क्या तुम ट्रेजर चेस्ट के बीच में छोटे से गैप को देख पा रहे हो? जब चिंगवैन जियान की उंगली को फॉलो करता है, उसे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया था। जियान से केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद बोलता है हमें इन तिजोरी को खोलने के लिए इनकी चाबी चाहिए होगी। लगता है चिंगवैन को इन्हें खोलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वो कहता है क्या हम बिना चाबी के ऐसा नहीं कर सकते? जियान अपने सिर को हिला के बोलता है अगर हम ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इन चेस्ट के साथ साथ अंदर मौजूद होने वाली चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो जस्ट अपनी अगली मूव के बारे में सोच ही रहा था, तभी चिंगर बोलती ब्रदर वहां पे देखो, उन हड्डियों के बीच में कुछ और मौजूद है। ये सुन के जियान और चिंगवैन तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ते हैं। चिंगवैन पूछता है चिंगर क्या हुआ? अभी चिंगर इशारा कर रही होती है जगह की तरफ। उस जगह पे उस हड्डियों के ढांचे की रीढ़ की हड्डी पड़ी होती है। जब जियान स्केलेटन की स्पाइन पे फोकस करता है, हम उसकी आंखों को सरप्राइज से भरते हुए देखते हैं। वो उसे इसके अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। इस स्पाइन की जो 3 वर्टेब्रे थे वो औरों से अलग लग रहे होते हैं। इनकी ऊपर कुछ अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जियान खुद एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर होने के बाद भी इन पैटर्न्स को समझ नहीं पाता। कुछ देर तक सोचने के बाद ऐसा लगता है उसे कुछ रियलाइज हो चुका हो। वो कहता है ये तीनों वर्टेब्रे एक्चुअली में उन सील्स की तरह लग रही हैं जो इन तिजोरियों के ऊपर मौजूद हैं। उसकी बात को सुन के चिंगवैन के चेहरे पे सीरियस लुक दिखाई देता है। वो रीढ़ की हड्डियों के उन कॉलम्स को बहुत ध्यान से देखने लगा था। हम फाइनली उसके चेहरे पे एक स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो कहता है चिंगर तुमने बहुत अच्छा काम किया। लगता है वर्टेब्रे सच में ट्रेजर चेस्ट को खोलने की चाबियां हैं। ये अपना हेजिटेशन के अपने हाथ को स्पाइन की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है तो चलो टेस्ट कर लिया जाए। सुनाई देती कुछ क्रिप्स क्रैक क्रैक की आवाजें। उन वर्टेब्रे को रीढ़ की हड्डी से बाहर खींच लिया गया था। इनका आकार होता है किसी उंगली के बराबर, लेकिन इनमें से टेरिफाइंग ऑरा बाहर आ रहा था। इनके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा पोटेंट होती है जो
एक पीक दोधी को भी ऑल्टो ट्रेड कर देगी। जियान सबसे पहले एक वर्टेब्रे को निकाल के 3 ट्रेजर चेस्ट में से एक के होल में डालता है। इस होल में गूंजती है कुछ सी की आवाजें, जैसे कुछ हड्डियां एक दूसरे में रगड़ रही हूँ। लेकिन ये सब होने के बाद भी बॉक्स खुला नहीं था। जियान बॉय से कोड के बोलते ही साइज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तभी खुल क्यों नहीं रहा है। चिंगवेन सुझाव देता चलो दूसरा ट्राई करो। जियान बीच वाले चेस्ट के सामने अपियर हुआ था। क्रैक की आवाज के साथ वो वर्टेब्रे अंदर चला जाता है। गूंजती कुछ और कट की आवाजें। इस बार जियान रीढ़ की हड्डी के उस टुकड़े को बड़ी आसानी से घुमा पा रहा था। 1 2 3 सेकंड और फिर वो ट्रेजर चेस्ट खुलता है। उसके ढक्कन के हटने के बाद सबसे पहले बाहर आती है वो रोशनी जिसने इस पूरे हॉल को चमका दिया था। जिस मोमेंट में ट्रेजर चेस्ट खुला होता है न जाने क्यों, लेकिन जियान का खून खोलने लगा था। ये एक भूख होती है। जब फाइनली वो रोशनी शांत हुई थी उसे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके चेहरे पे आ गए थे शॉक्ड एक्सप्रेशन। जियान कहते हैं ये टियानम्यू एसेंस है। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर एक लकड़ी रखी होती है। इसका आकार एक हाथ से ज्यादा नहीं होगा और इसमें से रेडिएट हो रहा होता है एक हल्का ग्रीन ऑरा। ये लाइफ फोर्स इतनी ज्यादा घनी होती है। इस ट्रेजर चेस्ट के खुलते ही चारों तरफ एक वार्म रिज्यूवनेटिंग एनर्जी फैल जाती है। अभी जियान की आंखें एकदम फायरी हॉट हो चुकी थी। उसके शरीर का वो फायर एट्रीब्यूट जिसमें हल्का सा वुडन एट्रीब्यूट भी मिला होता है वो खतरनाक तरीके से मचलना शुरू कर देता है। जियान के मुंह से बाहर आए शब्दों को सुन के चिंगर और चिंगमैन एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। साफ तौर पर इसके बारे में दोनों को पता नहीं होता है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि जैसा पावरफुल लाइफ ऑरा इसके अंदर से बाहर आ रहा है ये बताता है कि कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। जियान खुद से स्माइल के साथ बोलता है ओरिजिनली मुझे लग रहा था कि मुझे टियानम्यू एसेंस को हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। आखिर चिनम्यू टियानम्यू सोल भी उसके अंदर रहता है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज मुझे यहाँ मिल जाएगी। एंशिएंट टाइम से ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स अपने एक एटीट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जियान के पास पहले फ्लेम मंत्र और होली फ्लेम जैसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर की कोई कमी नहीं है। बात रह जाती है बस डिफेंस की। अगर अपने वुड एट्रीब्यूट को जगा लेता है तो इससे उसका डिफेंस एक अलग ही स्तर पर चला जाएगा। और अभी टियानम्यू एसेंस जो कि वुड एट्रीब्यूट को जगाने का एक बहुत शानदार कैटलिस्ट होता है बिल्कुल उसकी गिरफ्त में है। जियान के चेहरे के उस ईगर एक्सप्रेशन को देख के चिंगवेन स्माइल करके बोलता है क्योंकि बदर जियान और इसके बीच में कोई कनेक्शन है तो मैं इसके लिए कम्पीट नहीं करूंगा। इस टियानम्यू की लकड़ी को बहुत ध्यान से देखने के बाद जियान मुड़ता है चिंगवेन की तरफ। वो हंस के बोलते हाँ ब्रदर चिंग, ये चीज मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन बदले में जो खजाने हमें आगे मिलेंगे उनमें से तुम पिक कर सकते हो। जियान के शब्दों से चिंगवेन काफी सेटिस्फाइड होता है। वो भी हाँ करके बोलते ब्रदर जियान तुम ऐसे फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है। तक जियान के स्पेल लाहौर में बहुत सारे फायदे हो चुके थे, चाहे बात हो स्कॉर स्पेल की जो कि 2 शहर में एडवांस करने की काबिलियत रखती है, और अभी टियानम्यू वुड एसेंस। चिंगवेन को चिंता होती है कि कहीं जियान और भी चीजों को हथियाने की कोशिश न करे, लेकिन इन शब्दों ने उसकी चिंता मिटा दी है। वो कहता है ऑलराइट चलो हम दूसरे ट्रेजर चेस्ट को देखते हैं। जियान एग्री करता है और निकालता है दूसरी चाबी को। वो इस हड्डी के टुकड़े को लॉक के अंदर डालने से पहले बोलता है हमें अलर्ट रहना होगा। गूंजती एक पेनी सी क्लिंग की आवाज। ट्रेजर चेस्ट हल्के से ओपन हुआ था, लेकिन इस बार सरप्राइजिंग बात यह होती है कि इसमें से कोई खतरनाक ऑरा बाहर नहीं आता। अगर बोलती ब्रदर क्या है इसमें। फाइनली इसके अंदर की चीज सबके सामने आती है। जियान कहता है ये एक स्क्रोल। इसके अंदर पड़ा होता है एक जेड कलर का स्क्रोल जो भले ऊपर से देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा हो, लेकिन इसके ऊपर ये गोल्डन और सिल्वर पैटर्न्स मौजूद थे। वो कहानी कुछ अलग बता रहे थे। फाइनली इस मोमेंट तक शांत रहने वाले सोलिटर लॉर्ड कहते हैं ओ ये अच्छी चीज है। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। उसे लग रहा था कि स्क्रोल वैल्यूएबल है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि सोलिटर लॉर्ड इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो पूछते हैं सीनियर क्या है ये। सोलिटर लॉर्ड बताते हैं आइस एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक। जियान भौं से गोड़ के मनी पूछते हैं आइस एट्रीब्यूट टेक्निक। सोलिटर लॉर्ड जियान को बताते हैं कि जब तुम 2 शहर क्लास में पहुंचोगे कल्टीवेशन टेक्निक्स और स्किल्स के ऊपर बंदिशें और भी कड़ी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है फायर एट्रीब्यूट, इसलिए तुम बस फायर बेस्ड टेक्निक और स्किल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुन के जियान सरप्राइज से भरी आवाज में पूछता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब तक मैं जिन लाइटिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता हूँ वो 2 शहर लेवल पर जाके यूज नहीं करी जा सकते। सोलिटर लॉर्ड क्लैरिफाई करते नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है। जब तुम एक बार 2 शहर लेवल तक पहुंच जाओगे तुम्हारे शरीर की दुई की नेचुरली एक एट्रीब्यूट को पकड़ लेगी। अगर तुम इस्तेमाल करते हो अपने सेम एट्रीब्यूट की टेक्निक को तो इसकी पावर कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो दूसरी चीजों को प्रैक्टिस करना तो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी। जियान अपने सर को हिला के बोलते अफसोस की बात है। लगता है जैसे वो 2 शहर रियल्म तक पहुंचेगा उसे सिर्फ अपनी एट्रीब्यूट की स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। जब जियान सोलिटर लॉर्ड के साथ बातचीत और अपने विचारों में खोया हुआ था चिंगर धीरे धीरे उस ट्रेजर चेस्ट के पास पहुंचती है। वो अपने हाथ को बढ़ा के छूती है उस स्क्रोल को। ये देख के इंस्टिंक्टिवली जियान आगे बढ़
खड़ा था। वो कहता है ध्यान से, लेकिन तब तक चिंगर की उंगलियां स्क्रोल को छू चुकी होती हैं। तुरंत शिश की साउंड के साथ इसमें से व्हाइट मिस्ट बाहर आने लगती है, जो चिंगर को बीच में लेके स्वर्ल करना शुरू कर देती है और उसकी बॉडी से रिलीज होता है एक ठंडा सा ऑरा। जियान शौक से भरी आवाज में कहते हैं आइस एट्रीब्यूट देखिए। गूंजी थी सोलिटर लॉर्ड की आवाज भी। वो बोलते हैं एक आइस एट्रीब्यूट। तभी मुझे इस लड़की के बारे में अनयूजुअल फील हो रहा था। लगता है ये एक्सट्रीम यिन बॉडी को पोजेस करती है। हालांकि ऐसा फिजिक बहुत रेयर होता है और इसे इनहेरिट करने वाले लोग बहुत दर्द से गुजरते हैं। ऑफ कोर्स इसके फायदे भी उतने ही अच्छे होते हैं। सेम लेवल पे ऐसे बहुत कम आइस एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर मिलेंगे जो इस लड़की को पीछे छोड़ सके। चिंगर को देख रहा जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ये आइसी ऑरा, ये एक्चुअली मुझे भी ठंडक महसूस करवा पा रहा है। तब तक चिंगर जो कि स्क्रोल को छू रही होती है, उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भर गई थी। वो कहती है स्क्रोल ये मुझे चाहिए। जब चिंगमैन देखता है चिंगर के चेहरे के पिल एक्सप्रेशन को, वो उसकी हालत के बारे में पूछता है। चिंगर कहती है ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है आइस एट्रीब्यूट की टेक्निक का स्क्रोल मेरे फिजिक को स्टेबलाइज करेगा। ये जान के चिंगमैन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है ये अच्छी बात है, अगर ये स्क्रोल सच में तुम्हारी कंडीशन को सही कर सकता है तो हमारा यहाँ तक आना बिल्कुल खराब नहीं गया। जियान तुरंत अपनी द्यूकी का यूज करके इस स्क्रोल को चिंगर के सामने ले आता है। फाइनली इसे अपने हाथों में लेके चिंगर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है मेरे शरीर के अंदर की कोल्ड एनर्जी स्क्रोल से रिएक्ट कर रही है, मुझे तुरंत ही रिट्रीट में जाना होगा। जियान उसे एश्योर करते हुए बोलता है तुम बिल्कुल सिक्लूजन में जाओ, ये पिल हॉल काफी बड़ा है, तुम जहाँ चाहे वहाँ पे ट्रेन कर सकती हो। तब तक मैं ब्रदर चिंग के साथ मिलकर आखिरी चेस्ट को खोलता हूँ। चिंगर हल्के से नोट करके एक जगह की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद जियान और चिंगमैन का ध्यान उस फाइनल ट्रेजर चेस्ट के ऊपर गया था। चिंगमैन एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है ये लास्ट ट्रेजर चेस्ट है। चिंगमैन के चेहरे पर उस एप्रीहेंशन को देख के जियान चिंगमैन से स्माइल के साथ बोलता है ब्रदर चिंग आगे बढ़ो। वो जानता था कि आखिरी ट्रेजर चेस्ट होने की वजह से चिंगमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये खाली निकलता है तो उसके लिए काफी बड़ा झटका होगा। चिंगमैन जियान के हाथ से आखिरी हड्डी का टुकड़ा लेता है, फिर बिना हेजिटेशन के उसे ट्रेजर बॉक्स में डाल दिया गया था। जैसे उसका हाथ ट्विस्ट होता है वो तिजोरी खोलनी शुरू हो जाती है। पहले तो एक क्लिंक की आवाज आई थी, फिर हम अचानक से उस ट्रेजर चेस्ट को हिलते हुए देखते हैं। इसमें से बूम 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 के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग रेड ग्लो बाहर आता है। जब जियान इसके अंदर के सिनिस्टर ऑरे को सेंस करता है तो उसकी भी आंखें नैरो हो जाती हैं। उस प्रेशर की वजह से चिंगमैन भी पीछे हट गया था, जिस पर लाल रंग की रोशनी अपीयर होती है। ये लोग सतर्कता की वजह से बस 2 कदम पीछे ले पाए थे। अभी हम बैंक के साउंड के साथ एक और फोर्स इरप्ट होते हुए देखते हैं। अब वो तिजोरी पूरी तरीके से खुल चुकी थी और उस पावरफुल फोर्स ने चिंगमैन को पीछे भेज दिया था। जियान जो कि पहले ही प्रिकॉशंस ले चुका होता है, उसे भी 2-4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। खुद को जैसे स्थिर करने के बाद चिंगमैन उस खुले हुए बक्से की तरफ देखता है। अभी उस आखिरी बॉक्स के अंदर एक डेलिकेट जेड बोतल को देखा जा सकता था। ये बोतल बहुत ही इंट्रिकेट होती है, इसके ऊपर ड्रैगन और फिनिक्स की नक्काशियां थी। उस बोतल में से वो सायन रोशनी बाहर आ रही थी जो कि अंदर की मेडिसिन पिल के लाल और से बिल्कुल अलग होती है। चिंगमैन सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है एक पिल। जियान इस पिल को ध्यान से स्टडी करता है। वो कहता है कोई नॉर्मल मेडिसिन पिल नहीं है। बिना हेजिटेशन की जियान की सोल फोर्स उस बोतल की चारों तरफ इकट्ठी हुई थी, लेकिन जब उस बोतल के संपर्क में आती है इस चेम्बर में रोर की आवाजें गूंजती हैं। पीछे सुनाई देती है एक फिनिक्स की चिल्लाने की आवाज। इसे पहले ही सेंस करके जियान चिल्ला के बोलता है डैम इट, अपनी सोल्स को प्रोटेक्ट करो। इन दोनों धाड़ों की आवाज में ऑपरेसिव फोर्स मिली हुई थी जिसने इस पूरे चेम्बर को हिला के रख दिया था। दीवार में जगह जगह पे क्रैक्स फैल जाते हैं। जब कुछ समय के बाद वो गूंजने की आवाजें बंद होती हैं, पीछे टेंशन से भरा साइलेंस रह जाता है। जियान की चिंता से भरे एक्सप्रेशन को सेंस करके सोलिटर लॉर्ड कहते हैं ये बस एक ड्रैगन और फिनिक्स की कुछ बची हुई आवाजें हैं। ये सुनने के बाद भी जियान अलर्ट रहता है। आखिरकार उन साउंड वेव्स की वजह से जियान हिल चुका होता है। वो अपने आप को और सरप्राइजेस के लिए तैयार रखता है। जियान कहते हैं ये भी उस इविल एल्केमिस्ट का कारनामा होगा। जब हम ध्यान देते हैं चिंगमैन पे, हमें मालूम पड़ता है उसके चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन होते हैं। वो कहते हैं ये लगता है मैंने इसे पहले कहीं और देखा है। ये सुन के जियान की भौहें और से कुट जाती हैं। जिस तरीके से उसकी सोल पावर से पिल रिएक्ट कर रही है, साफ तौर पे इसे नॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। तभी चिंगमैन के चेहरे पे दिखाई देती है एक्साइटमेंट। वो कहता है मुझे याद आ गया। उसकी आंखों की चमक को देख के चिंगर और जियान उसकी तरफ मुड़े थे। जियान कहते हैं ब्रदर चिंग क्या हुआ? चिंगमैन बोलता है ये मैड डीमन पिल है। जियान कहते हैं मैड डीमन पिल? उसने ऐसे एलिक्सर के बारे में कहीं नहीं सुना था। चिंगमैन एक्सप्लेन करता है हाँ, इसे इविल एल्केमिस्ट की सबसे बड़ी क्रिएशंस में से एक कहा गया है। इसका सेवन करने से कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ये सुन के जियान की क्यूरियोसिटी जाग जाती है। इस लेवल तक पहुंचने के बाद लोग अक्सर ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे जो टेम्परेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, क्योंकि बदले में आने वाली बैकलैश बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे
कल्टीवेशन की पूरी बुनियाद ही हिल जाएगी। इवन दो जियान भी ऐसे खतरे मोल नहीं लेते। कभी जियान को ऐसे चौकन्ना देख के चिंगवेन बोलते ब्रदर जियान तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन हमारी घोस्ट किंग सिटी में इविल एल्केमिस्ट की कई कहानियां फेमस हैं और उनमें से भी इस मैट डीवन पिल को सबसे ग्रेटेस्ट बोला जाता है। इसके इफेक्ट्स इतने शानदार जो हैं, कोई भी 3 स्टार दोशियान से नीचे लेवल का एक्सपर्ट जो इस पिल को कंज्यूम करता है उसकी स्ट्रेंथ पूरे 1 घंटे के लिए एक मेजर रैंक ऊपर चली जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर तुम पीक 2 स्टार दोशियान के लेवल पे हो तो इस पिल के साथ तुम्हारे पास पीक 3 स्टार दोशियान की पावर होगी। और तो और इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये तुम्हारी फाउंडेशन को खराब नहीं करती। हालांकि उसे 1 घंटे के खत्म होने के बाद अगले 1 महीने के लिए उस एक्सपर्ट को कमजोरी महसूस होगी, लेकिन इससे फ्यूचर कल्टीवेशन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। इस वजह से इस पिल की तलाश में लोग पागल हो चुके हैं। अब जियान इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। वो कहता है इनक्रेडिबल। चिंगवेन जियान को सिंसियर नजरों से देखते हुए बोलता है ब्रदर जियान मुझे इस पिल को हासिल करना ही होगा। हमारी चिंग फैमिली घोस्ट किंग सिटी में यू फैमिली से एक काफी लंबा वॉर लड़ रही है। ये पिल हमारे लिए बहुत क्रूशियल होगी क्योंकि समय आने पे हम इसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जियान स्माइल के साथ बोलते है ब्रदर चिंग तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये पिल तुम्हारी है। उसने पहले कई खजानों को ले लिया था। हालांकि पिल उसके लिए भी टेम्पटिंग होती, लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती कि जियान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके। चिंगवेन हाथ कब करके बोलता है ब्रदर जियान इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चिंग फैमिली इसे बिल्कुल नहीं भूलेगी। केयरफुली उस जेट बोतल को अपनी स्टोरिंग में रख लेता है। वो वापस से जियान की तरफ मुड़ के बोलता है अगर तुम बुरा न मानो तो क्यों न दोशियान ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम मेरे साथ घोस्ट किंग सिटी चलो। काफी जल्दी वहाँ एक ग्रैंड ऑक्शन होगा। हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे आइटम्स हों जो तुम्हें भी अच्छे लगे। जियान इस पे एग्री कर लेता है। वो जानता था कि चिंगवेन उससे अपने बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि वो पहले यू फैमिली को अपना दुश्मन बना चुका है तो चिंग फैमिली के साथ रहना गलत नहीं होगा। फाइनली उसका ध्यान जाता है अपनी स्टोरिंग के ऊपर। वो मनी मन में कहता है अब समय आ गया बस इस कॉर्ड्स पिल को रिफाइन करने का, जिससे दोशियान लेवल के दरवाजे खोल लिया सके। चलो हम भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। खासकर ये एपिसोड के एंड होने का बिल्कुल सही मोमेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम फोकस करेंगे उस कॉर्ड्स पिल को डिवॉर करने के ऊपर, जिससे जियान अपने 2 कोर को कंडेंस कर रहा होगा। अगले 3 एपिसोड जियान के दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करने की ओर फोकस करने वाले हैं। आई नो तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ब्रेक थ्रू में इतना समय क्यों लगेगा। वेल इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 कोर को कंडेंस करना और अपने ब्रूड एटीट्यूड को अनलॉक करना। ऑफ कोर्स दोशियान में ब्रेक थ्रू करने से पहले हमें कुछ बैटल सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है और देखना चाहते हो उसे शाम को ही, तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा, जिससे आप शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो लोग औरों से 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने मेंबरशिप लेवल को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जाने से पहले बताना मत भूलना कि आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी है, जैसे तुम्हारे भाई के दिल को भी थोड़ा सुकून पहुंचे। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।